हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी आप लोग का स्वागत है इजी लैंग्वेज चैनल पे। तो आज हम फिर एक क्या कहते हैं एक्स का जो वैल्यू निकालते थे उसी का एक और मेथड लेके आए हैं जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी उसका हिंदी हो जाता है ब्रज गुणन विधि। तो ये जो था कल जो हम बताए थे, एक बताए थे एलिमिनेशन मेथड और एक बताए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो उसमें जो था आप लोग को तो कोई भी फार्मूला या कोई भी टॉपिक तो याद नहीं रखना पड़ा था, लेकिन आज जो है आज हम बताएंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें जो है ये मल्टीप्लिकेशन मेथड जब भी हम बनाएंगे या जब भी इसका वैल्यू हम निकालेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो इसके लिए हमको दो फार्मूला याद रखना होगा। तो उसको हम लिखते हैं और आप लोग भी नोट कर लीजिएगा ताकि मल्टीप्लिकेशन मेथड में वो आपको हेल्प आ जाए और समझ में भी आए। तो जब तक वो फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा, रिमेम्बर नहीं रहेगा, तब तक आप वो मेथड को नहीं पहचान पाइएगा कि ये कैसे बना है और कैसे बनेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ और हम बताएंगे बोर्ड पे। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और देखिए बोर्ड पे बिल्कुल इजी मेथड से हम बताएंगे। थोड़ा ये टॉपिक जो है, ये मेथड जो है हार्ड है, बट हम इसको इजी मेथड से बताएंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो देखिए बोर्ड पे इसके लिए फॉर्मूला है, कौन सा चैप्टर हम बोले कि मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी ब्रज गुणन विधि। तो ये आप लोग मेथड याद रखिए, मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके लिए हमको कुछ शर्त होता है जो हमको याद रखना होता है। तो शर्त होता है कि अगर समीकरण हमको क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में या कहीं भी अगर बोला जाए कि मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमको पहले वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया रहेगा। तो क्वेश्चन जब दिया रहेगा तो उसमें हमको कंडीशन देखना रहता है कि ये कौन से कंडीशन इसमें लागू होगा। तो वही कंडीशन जो लागू होगा वो कंडीशन हम शर्त जो है हम आप लोग को अभी बता रहे हैं। तो इसमें अगर इक्वेशन रहे a1 बट्टा a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू रहे C1 बाय C2। तो अगर ऐसा कंडीशन रहे तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाता है, आप लोग से कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जाएगा कि अगर A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 रहे तो रेखा जो है वो क्या होगा। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो वो रेखा क्या है, ये समपाती होगा। अगर ऐसी स्थिति में रेखा होगा समपाती। तो आप लोग नोट करते जाइए, पहला है ये शर्त। तो यहाँ पे क्या होगा, समपाती। समपाती क्या होगी, यहाँ पे रेखा होगी। और इसका हल भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि अगर रेखा समपाती हो, रेखा अगर समपाती हो तो उसका हल कितने होंगे। तो अगर ऐसे कंडीशन होंगे तो उसके हल क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा क्या होगा, समपाती होगा और हल होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। यानी रेखा अगर A1 बाय A2 इक्वल टू B1 बाय B2 इक्वल टू C1 बाय C2 रहे तो ये रेखा क्या होगा, क्या कहते हैं, समपाती हो जाएगा। समपाती मतलब क्या, सब जो है सब का वैल्यू जो है एक जैसा होगा तो वो क्या होगा, उसका जो है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और रेखा क्या होगा, समपाती हो जाएगा। यानी ऐसे याद रखिए कि अगर सब बराबर रहे, यानी A1 A2 और A3 सब बराबर रहे तो रेखा होगा समपाती। और जब ये समपाती होगा तो वो क्या होगा, उसका कभी A के साथ A और C के साथ कभी क्रिया हो जाएगा, कभी C और B के साथ, क्योंकि सब तो है सेम है तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। इसका x और y का जो वैल्यू है वो नहीं निकलेगा, मतलब निकलेगा लेकिन कभी किसी को आ जाएगा 5 x का वैल्यू, किसी का 7, मतलब उसका जिसका 5 आएगा उसका भी सही होगा और जिसका 7 आएगा उसका भी सही होगा।
क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो वो सॉल्व करने पे डिपेंड करेगा कि कौन कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक, अब दूसरा कंडीशन है कि अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, यानी देखिए कंडीशन को ध्यान से देखिए, यानी a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, यानी a और b का जो वैल्यू है दोनों सेम है, लेकिन c का जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में रेखा क्या हो जाता है, इसको यहाँ पे रेखा होगा समांतर, समांतर रेखा। ये आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ये VVI है। रेखा जो है वो समांतर होगा। अगर रेखा समांतर होगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि अगर रेखा समांतर होता है तो उस कंडीशन में हल कितने होते हैं, एक्स और वाई का जो वैल्यू होता है वो कितने होते हैं। यहाँ पे एक भी नहीं होगा। अगर रेखा समांतर हो जाएगा तो इसका जो वैल्यू है, इसका हल जो है वो निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे लिखेंगे कोई हल नहीं होगी, इसका जो है कोई हल नहीं होगी। ठीक, यानी रेखा समांतर होगी और हल जो है वो कोई नहीं, सॉल्व करके हमको आंसर 0 आ जाएगा, लड्डू आ जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब तीसरा कंडीशन देख लीजिए। तीसरा जो थर्ड कंडीशन है वो है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी न तो a1 बाई a2 बराबर है, न b न c, यानी सब का वैल्यू जो है अलग अलग आएगा। तो क्या होगा रेखा, तो ऐसी स्थिति में रेखा क्या हो जाती है, संरेखी। यहाँ पे लिखेंगे संरेखी, संरेखी रेखा। ठीक, रेखा जो है वो क्या होगा, संरेखी होगा और इसका हल जो है वो केवल एक होगा, यानी एक हल होगी। ठीक, यानी फिर से आप लोग देख लीजिए, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यानी सब का सब बराबर रहे, तो आप लोग नाम से स्पष्ट रखिए कि संपाती। संपाती मतलब सब का सब बराबर, तो सब का सब जब बराबर रहे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा इसे। ठीक, अगर a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी a और b का वैल्यू सेम रहे बट c का जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहे, तो रेखा क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, समानांतर रेखा हो जाएगा और हल जो है कोई हल नहीं होगा। ऐसी स्थिति में x और y का जो है वैल्यू वो नहीं निकलेगा। ठीक, और तीसरा कंडीशन यानी थर्ड कंडीशन है कि अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो क्या होगा, तो रेखा जो है वो संरेखी हो जाएगी और हल जो है वो एक भी यानी कि एक होगी। यहाँ पे ऐसे समांतर वाले में एक भी नहीं, संपाती वाला में अनेक हो जाएगी अपरिमित रूप से, और संरेखी वाला में केवल एक हल होगी। अब ये बात होती है कि अगर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर आप तो बताए ही नहीं कि अगर हल होगी, अगर एक भी हल होगी तो उसको तो सॉल्व हमको करना है, तभी तो वो बृहज्गुणन से विधि से बनेगा। तो अगर एक हल भी होगी तो हम कौन से मेथड, कौन से फॉर्मूला का यूज करें, तो वो भी आप लोग को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके लिए फॉर्मूला भी है। ये जो मेथड है ये बिना फॉर्मूला का नहीं बनता है, बिना फॉर्मूला का केवल एलिमिनेशन मेथड और क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बना। लेकिन ये मेथड जो है मल्टीप्लिकेशन मेथड, बृहज्गुणन मेथड, ये बिना फॉर्मूला का सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो अगर एक यानी वन अगर हल होगा, एक हल होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, आप लोग देखिए बोर्ड पे, उसके लिए फॉर्मूला है x के वैल्यू कैसे निकलेगा और y के वैल्यू कैसे निकलेगा। इस स्थिति में और इस स्थिति में तो आप लोग स्वतंत्र हैं,
क्योंकि ये और ये दोनों अगर कंडीशन आएगा जब ही, तो वो तो हल निकलेगा ही नहीं। अगर लेकिन ये कंडीशन आ जाए, खुदा न खास किया कि अगर ये कंडीशन क्वेश्चन में रहे, ये कंडीशन को वो रूल को फॉलो करे, तो हमको तो x और y का वैल्यू पुट करना होगा, x और वैल्यू y का वैल्यू निकालना होगा। तो हम कौन से फॉर्मूला का यूज करें? तो इसके लिए फॉर्मूला है x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू होगा B1C2 माइनस B2C1 और बाय A1B2 माइनस A2B1। ठीक, ये होगा x इक्वल टू, और y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू C1A2 माइनस C2A1 और बाय A1B2 माइनस A2B1। देखिए, इसको हम याद करने का तरीका बताते हैं ताकि आप लोग को बिल्कुल याद भी ना करना पड़े और याद रह भी जाए। तो देखिए कैसे, जब ये x इक्वल टू हमको सोचना रहेगा, तो x को आप यहाँ पे है x, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे a है, तो अगर a आ गया तो उसके बाद क्या आता है, b आता है, तो b1 लेंगे। अब b के बाद क्या आता है, c आता है, तो b2 ले लेंगे, फिर माइनस करेंगे। अब फिर इसी का क्या है, इसको जो है यहाँ पे जो लिए ना उसका उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे जैसे B1 है तो यहाँ पे क्या हो गया, B2 हो जाएगा। यहाँ पे पहले आया था B1, तो यहाँ पे B2 पहले आएगा। फिर यहाँ पे C2 पहले आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B1 पहले आ जाएगा। और नीचे का जो है A1B2 माइनस A2B1, नीचे का दोनों में सेम ही है, बस आप लोग को ऊपर का याद रखना है। वो भी याद क्या, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे x है तो b से स्टार्ट कीजिए, B1C2 माइनस B2C1, A1B2 माइनस A2B1। अब फिर y है, यानी कि y, आप y को ढक दीजिए, समझिए कि यहाँ पे b लिखा गया है। अब b जब ये होगा तो c से स्टार्ट होगा, और a b c यहाँ पे 3 टर्म है ही, तो b से स्टार्ट है तो C1, उसके बाद क्या आएगा, अब d पे तो हमको जाना नहीं है, c के बाद हमको क्या आना है, फिर वापस आना है a पे, तो C1A2 माइनस C2A1। अब बट्टे ये जो है A1B2 माइनस A2B1, ये जो है दोनों का सेम ही है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।